हॉरर स्टोरीज इन हिंदी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अगर आप लोग इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जाकर हमारी दूसरी कहानियाँ ज़रूर देखें और सुनें। आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा व्हाट्सएप का नंबर है। अगर आप में से कोई हमें अपनी कहानियाँ भेजना चाहता है तो उस लिंक पर क्लिक करके हमें अपनी कहानियाँ भेज सकता है। चलिए बढ़ते हैं हमारी कहानियों की ओर। दोस्तों, एक बात मैं आप लोगों को और बता दूं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे दूसरे चैनल का भी लिंक है। उस चैनल पर भूतिया कहानी वीडियो के साथ अपलोड की गई है। अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर उसे देखिए, आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। चलिए अब शुरू करते हैं हमारी कहानियाँ। रात के लगभग 11 बज रहे थे जब रमेश अपनी गाड़ी से एक लंबी यात्रा पर निकला। वो एक पहाड़ी हाईवे से गुजर रहा था जहां चारों तरफ घना अंधेरा था। हाईवे सुनसान था और आसमान में बस चांद की हल्की रोशनी ही दिख रही थी। रमेश ने रेडियो चालू किया लेकिन सिग्नल नहीं मिल रहा था, इसीलिए उसने उसे बंद कर दिया और गाड़ी चलाने पर ध्यान देने लगा। करीब 30 किलोमीटर आगे बढ़ने के बाद अचानक उसकी गाड़ी की हेडलाइट धुंधली होने लगी। रमेश ने उसे अनदेखा किया और सोचा कि शायद बैटरी की कोई समस्या है, लेकिन तभी एक सफेद साड़ी पहने औरत सड़क के किनारे खड़ी दिखाई दी। रमेश ने सोचा कि शायद कोई मदद की जरूरत में होगी, इसीलिए उसने गाड़ी रोकी और खिड़की से ही झांक कर पूछा, आपको कहाँ जाना है? कहीं छोड़ दूं क्या? औरत ने धीरे से उसकी ओर देखा और बिना कोई जवाब दिए गाड़ी के पास आई। उसकी आंखें एकदम सफेद थी और उसका चेहरा बर्फ जैसा ठंडा लग रहा था। रमेश की धड़कनें तेज हो गई, लेकिन उसने खुद को शांत करने की कोशिश की और फिर से पूछा, क्या आपको लिफ्ट चाहिए? औरत कुछ नहीं बोली, लेकिन अगले ही पल उसने गाड़ी के अंदर अपना चेहरा डाल दिया। रमेश का पूरा शरीर ठंड से जमने लगा। उसके हाथ पैर सुन्न हो गए, जैसा किसी ने उसकी जान निकाल ली हो। उसकी हिम्मत जवाब दे रही थी, लेकिन उसने किसी तरह गाड़ी का गियर बदला और गाड़ी दौड़ा दी। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो वो औरत अब गाड़ी के पीछे दौड़ती हुई आ रही थी। उसकी गति असामान्य रूप से तेज थी। रमेश ने पूरी ताकत से गाड़ी भगाई, लेकिन वो औरत लगातार गाड़ी के पीछे ही थी। अचानक गाड़ी के आगे एक मोड़ आया। रमेश ने तेजी से मोड़ लिया और वो औरत पीछे छूट गई। रमेश ने चैन की सांस ली, लेकिन तभी उसकी गाड़ी की हेडलाइट बंद हो गई और इंजन भी अपने आप बंद हो गया। उसने गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन गाड़ी ने कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दिया। आसपास कोई नहीं था, सिर्फ घना अंधेरा और एक अजीब सी डरा देने वाली खामोशी। तभी उसने खिड़की के शीशे पर दस्तक की आवाज सुनी। उसने धीमे से सिर घुमाया और देखा, वही सफेद साड़ी वाली औरत गाड़ी के बाहर खड़ी थी। उसका चेहरा खिड़की के बहुत करीब था और उसकी आंखें अब लाल हो चुकी थी। रमेश की चीख गले में अटक गई और फिर अंधकार में गायब हो गई। अगले दिन सुबह उस सड़क पर गाड़ी और रमेश का कोई निशान नहीं मिला। कहते हैं, जो भी उस हाईवे से गुजरता है वो सफेद साड़ी वाली औरत का शिकार बन ही जाता है, और जो बच जाता है वो उस औरत को देखने के बाद पागल हो जाता है। जैसा कि अगले दिन सुबह में ना गाड़ी थी, ना वह रमेश का कोई अता पता था। पुलिस ने खोजबीन शुरू की, लेकिन ना गाड़ी का कोई सुराग मिला और न ही रमेश का। गांव वालों के बीच इस घटना की चर्चा जोरों पर थी, क्योंकि ये पहली बार नहीं था जब इस हाईवे पर ऐसा कुछ हुआ हो। कई लोगों ने उस सफेद साड़ी वाली औरत के बारे में सुना था, लेकिन कोई भी उसे देखकर वापस आता ही नहीं था। लोग कहते थे कि वो आत्मा है जो अपने साथ सभी को ले जाती है। सभी लोग उस औरत को अलग अलग नाम से बुलाते हैं,
कोई उसे आत्मा कहता तो कोई उसे छलावा। रमेश के परिवार में चिंता का माहौल था। उसकी पत्नी राधिका पूरी तरह से टूट चुकी थी। वो अपने पति को ढूंढने के लिए पुलिस और प्रशासन पर दबाव डाल रही थी, लेकिन सब बेबस थे। तभी गांव के एक बुजुर्ग व्यक्ति, जिन्हें लोग बाबा कहते थे, उन्होंने राधिका से कहा, अगर तुम अपने पति को वापस लाना चाहती हो तो तुम्हें उस हाईवे पर खुद जाना होगा। लेकिन याद रखना, सफ़ेद साड़ी वाली औरत की आत्मा बहुत खतरनाक है। राधिका, जो अपने पति को वापस लाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार थी, बाबा की बात मानने को तैयार हो गई। उसने अपने कुछ दोस्तों और एक स्थानीय टैक्सी ड्राइवर मोहन को लेकर रात के समय उसी हाईवे पर जाने का फैसला किया। सबको डर था, लेकिन राधिका की आंखों में सिर्फ अपने पति को बचाने का जुनून था। रात के करीब 11 बजे थे जब वो सब हाईवे पर पहुंचे, उसी जगह पर जहां रमेश की गाड़ी आखिरी बार देखी गई थी। हाईवे पर वही अजीब खामोशी थी और चारों तरफ घना अंधेरा। मोहन ने गाड़ी रोक दी और सब ने आसपास की जगह की तलाशी लेने का सोचा। तभी अचानक से गाड़ी का इंजन बंद हो गया। मोहन ने कई बार कोशिश की, लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी। राधिका का दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन उसने खुद को ही हिम्मत दी। शायद ये वही जगह है जहां रमेश गायब हुआ था, मोहन ने धीमे स्वर में कहा। अचानक एक ठंडी हवा का झोंका आया और चारों ओर घना कोहरा छा गया। सबको लगने लगा जैसे कोई अजीब सी शक्ति उनके आसपास मंडरा रही है। तभी राधिका को दूर से एक सफेद आकृति दिखाई दी। उसने देखा वो वही सफेद साड़ी वाली औरत थी। औरत धीरे धीरे उसकी ओर आगे बढ़ रही थी। राधिका ने हिम्मत दिखाई और उसके पास जाने का फैसला किया। मुझे मेरे पति से मिलाओ, राधिका ने जोर से कहा। उसकी आवाज कांप रही थी। सफेद साड़ी वाली औरत ने अपनी लाल आंखों से राधिका को घूरा और फिर अचानक हवा में कहीं गायब हो गई। सब लोग घबरा गए, लेकिन तभी गाड़ी के पीछे से किसी के चीखने की आवाज आई। राधिका ने पीछे मुड़कर देखा और उसकी आंखें हैरानी से चौड़ी हो गई। वहां एक अजीब सा नजारा था। एक दूसरी गाड़ी, जो रमेश की गाड़ी जैसी लग रही थी, साइड में खड़ी हुई थी। गाड़ी के अंदर कोई बैठा हुआ था, लेकिन उसका चेहरा साफ नहीं दिख रहा था। राधिका दौड़ते हुए गाड़ी के पास पहुंची और उसने दरवाजा खोला और देखा कि वो रमेश ही था, लेकिन उसका चेहरा पीलापन लिए हुए और आंखें ढसी हुई थी, जैसे वो महीनों से वहां बैठा हो। रमेश, रमेश, राधिका ने उसे हिलाया, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। उसकी धड़कनें चल रही थी, लेकिन वो एक अजीब सा बर्ताव कर रहा था। तभी सफेद साड़ी वाली औरत अचानक से फिर सामने आई। इस बार उसकी शक्ल और भी भयानक थी। अगर तुम अपने पति को बचाना चाहती हो तो तुम्हें एक सौदा करना होगा, औरत ने धीरे से कहा। राधिका घबरा गई, लेकिन उसने खुद को दोबारा संभालते हुए पूछा, कौन सा सौदा? औरत ने हंसते हुए कहा, तुम्हारे पति की जान के बदले तुम्हें अपनी आत्मा मुझे देनी होगी। राधिका के पैरों तले जमीन खिसक गई। एक तरफ उसका पति था, जिसे वो किसी भी कीमत पर बचाना चाहती थी, दूसरी तरफ उसकी अपनी जान। लेकिन उसे एक और बात खटक रही थी। ये औरत कौन थी और आखिर वो क्या चाहती थी? तभी मोहन ने कुछ अजीब महसूस किया और उसने बाबा के दिए हुए तावीज़ को राधिका के गले से खींचकर उस औरत की ओर फेंका। जैसे ही तावीज़ औरत के शरीर से टकराया, वो जोर से चिल्लाई और एक भयानक चीख के साथ गायब हो गई। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। रमेश की हालत अब भी वैसी ही थी।
और तभी बाबा की बात राधिका के दिमाग में आई। उस औरत की आत्मा को शांति तभी मिलेगी जब उसकी अधूरी कहानी पूरी होगी। राधिका ने बाबा के पास वापस जाकर सच जानने का फैसला किया। बाबा ने बताया कि वो औरत असल में एक नवविवाहित थी, जिसकी शादी के बाद उसी हाईवे पर एक हादसे में मौत हो गई थी। उसका पति उसे छोड़कर भाग गया था और उसकी आत्मा तब से उन सभी को सजा दे रही है जो उस रास्ते से गुजरता है। अब राधिका के सामने एक आखिरी काम था। उस आत्मा की शांति के लिए उसके पति को ढूंढकर उससे माफ़ी मंगवानी थी। लेकिन वो पति कहाँ था? क्या वो अब भी जिंदा था या वो भी एक राज था? राधिका ने बाबा की बात सुनकर तय कर लिया कि वो उस आत्मा की कहानी को पूरा करके ही अपने पति रमेश को वापस लाएगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये था कि उस औरत के पति को ढूंढे कैसे। बाबा ने राधिका को बताया कि उस औरत के पति ने हाईवे के पास एक छोटे से गांव में बसने की कोशिश की थी, लेकिन वहां से भी रहस्यमय तरीके से वो गायब हो गया। कहा जाता है कि वो औरत अब भी अपने पति को खोज रही है और जो भी उसे उसके जैसा दिखता है उसे अपने साथ ले जाती है। राधिका और मोहन उस गांव की ओर चल पड़े जहां बाबा ने बताया था। रास्ता बेहद डरावना और सुनसान था। चारों ओर पेड़ों की सरसराहट और अजीब गरीब सी आवाजें उनके कानों में गूंज रही थी। मोहन ने गाड़ी धीमी कर दी और कहा, राधिका जी, ये जगह मुझे बिल्कुल ठीक नहीं लग रही है, हमें वापस चलना चाहिए। राधिका ने उसे थोड़ा सा कड़क स्वभाव में जवाब दिया, नहीं मोहन, अब पीछे हटने का समय नहीं है। रास्ते में अजीबोगरीब घटनाएं होने लगी। गाड़ी की हेडलाइट अचानक से खुद ब खुद बंद हो जाती और फिर चालू हो जाती। राधिका ने देखा कि रास्ते के किनारे अंधेरे में कुछ परछाइयां चलती दिखाई दे रही थी। मोहन ने एक बार गाड़ी रोककर देखने की कोशिश की, लेकिन जब उसने गाड़ी के बाहर झांका तो उसे कुछ भी नजर नहीं आया। जब वो गांव पहुंचे तो वहां हर जगह सन्नाटा पसरा हुआ था। गांव के घर पुराने और एकदम से टूटे फूटे हो चुके थे, जैसा वहां कई सालों से कोई नहीं रहा हो। राधिका और मोहन ने गांव के सबसे पुराने घर की तरफ अपना रुख किया, क्योंकि बाबा ने बताया था कि वही उस औरत का ससुराल था। घर के पास पहुंचते ही अचानक दरवाजे खड़खड़ाने लगे। फिर भी मोहन ने हिम्मत करके दरवाज़ा खोला, लेकिन अंदर का नज़ारा बेहद डरावना था। दीवारों पर खून के धब्बे थे और एक पुरानी तस्वीर लटकी हुई थी, जिसमें वही सफ़ेद साड़ी वाली औरत और उसका पति दिखाई दे रहे थे। तभी हवा में एक तेज चीख सुनाई दी। राधिका ने मुड़ कर देखा और उसका दिल दहल गया। सामने वही सफ़ेद साड़ी वाली औरत खड़ी थी, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर पहले से भी ज़्यादा गुस्सा और नफरत थी। उसकी आंखें और भी लाल हो गई थी और उसके होठों से खून टपक रहा था। औरत ने अपनी भयानक आवाज़ में कहा, तुम्हें मेरे पति का पता करना होगा, वरना तुम्हारा पति हमेशा के लिए मेरा हो जाएगा। इसका साफ मतलब था कि वो राधिका के पति को जान से मार देगी। राधिका ने घबराते हुए कहा, तुम्हारा पति है कहाँ? मैं उसे ढूंढ लूंगी, लेकिन मुझे बताओ तो सही, वो कहाँ गया, जिंदा है, क्या करता है? औरत ने एक झटके में राधिका के पास आकर उसकी गर्दन पकड़ ली। उसका हाथ बर्फ जैसा ठंडा था और राधिका का दम अब घुटने लगा था। तभी मोहन ने हिम्मत जुटाकर एक पुरानी दीवार से टंगी तलवार को उठाया और औरत पर हमला किया। तलवार जैसे ही उस आत्मा के शरीर से टकराई, औरत ने जोर से चीख मारी और दोबारा से कहीं गायब हो गई।
राधिका ने राहत की सांस ली, लेकिन तभी घर की पुरानी सीढ़ियों से किसी के कदमों की आवाज आने लगी। दोनों ने देखा कि एक परछाई धीरे धीरे नीचे आ रही थी। एक बूढ़ा आदमी था जो कमजोर और थका हुआ लग रहा था। उसकी आंखों में डर और पछतावे की छाया थी। राधिका ने उसे पहचान लिया। ये तो वही औरत का पति है। उसने एकदम से हड़बड़ाहट में ये बात मोहन से कही। बूढ़े आदमी ने कांपती हुई आवाज में कहा, मैंने उसे छोड़ दिया था। मैं डर गया था, लेकिन अब वो मुझे कभी चैन से नहीं जीने देगी। राधिका ने कहा, तुम्हें उसकी आत्मा से माफी मांगनी होगी, तभी तो वो शांति पाएगी। बूढ़ा आदमी कांपते हुए बोला, वो मुझे माफ नहीं करना चाहती, वो मेरी आत्मा चाहती है। इतना कहते ही सफेद साड़ी वाली औरत फिर से प्रकट हुई। इस बार उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वो आंसू भी खून जैसे लाल थे। उसने बूढ़े आदमी की तरफ देखा और कहा, तूने मुझे मरने के लिए छोड़ दिया और अब मैं तुझे चैन से जीने नहीं दूंगी। अचानक औरत हवा में ऊपर उड़ गई और बूढ़े आदमी की तरफ तेजी से बढ़ने लगी। उसके हाथ नुकीले और डरावने हो गए और वो जैसे ही बूढ़े आदमी तक पहुंची, उसने उसकी आत्मा को खींच लिया। बूढ़ा आदमी जोर से चिल्लाया और जमीन पर गिर पड़ा। उसकी आंखें पूरी तरह से सफेद हो चुकी थी। उसकी आत्मा औरत के हाथ में शायद कैद हो गई थी। औरत ने अपने खून से सने चेहरे से राधिका की ओर देखा और धीरे से कहा, अब मेरी आत्मा को शांति मिल गई है, लेकिन तुम्हारा पति, उसे बचाने के लिए तुम्हें एक और बलिदान देना होगा। राधिका अब समझ गई थी कि शायद कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई है। राधिका ने उस आत्मा की भयानक आंखों में देखा, जहाँ लालिमा अब भी चमक रही थी। उसके दिल की धड़कनें तेज हो गई, लेकिन उसने साहस जुटाया और कहा, मैं अपने पति को बचाने के लिए कुछ भी करूंगी, पर मुझे बताओ, मुझे करना क्या होगा। सफेद साड़ी वाली औरत की आत्मा ने एक घनी चुप्पी के बाद कहा, तुम्हें उसी दर्द से गुजरना होगा जिससे मैं गुजरी थी। मौत के उस अंधकार से होकर गुजरना होगा जहां मैंने अपना जीवन खोया था। राधिका समझ गई कि ये कोई आसान बलिदान नहीं होगा। उसने पीछे मुड़कर देखा तो मोहन की आंखों में डर साफ झलक रहा था, लेकिन राधिका ने ठान लिया था कि वो किसी भी कीमत पर रमेश को वापस लाएगी ही। उसने औरत से कहा, मैं तैयार हूं, मुझे बताओ अब आगे क्या करना है। औरत ने एक डरावनी मुस्कान दी और कहा, तुम्हें उस पुराने पुल पर जाना होगा जहां मैंने आखिरी सांसें ली थी। वहां तुम्हें वही करना होगा जो मेरे साथ हुआ था। राधिका और मोहन दोनों ने ही इस पुल के बारे में सुन रखा था। गांव के बाहर स्थित ये पुल भूतिया माना जाता था। कहते थे कि वहाँ कई हादसे हुए हैं और जो भी रात में वहाँ जाता है वो वापस आता ही नहीं है। लेकिन राधिका के पास कोई और चारा भी नहीं था। वो और मोहन रात के अंधेरे में उस पुल की ओर चल पड़े। पुल के पास पहुंचते ही अजीबोगरीब घटनाएं शुरू हो गई। ऐसा लग रहा था कि कोई उनके साथ में चल रहा है। कई बार ऐसा महसूस होता कि कोई उन्हें अपनी तरफ बुला रहा है। अचानक से गाड़ी के शीशों पर नाखूनों के खुरचने की आवाजें आने लगी, जैसे कोई गाड़ी के बाहर खड़ा होकर अंदर घुसने की कोशिश कर रहा हो। मोहन ने डरते हुए शीशे नीचे किए, लेकिन बाहर कोई नहीं था। राधिका ने मोहन से कहा, यह उसकी ताकत है, हमें डरना नहीं है, हमें उसे हराना है। मोहन ने कांपते हुए गाड़ी चलानी शुरू की, लेकिन जब वो पुल के पास पहुंचे तो गाड़ी एक झटके से अपने आप रुक गई। अब और आगे जाने का कोई रास्ता नहीं था। दोनों गाड़ी से बाहर निकले। चारों तरफ अब भी
घना अंधेरा और कोहरा छाया हुआ था। हर तरफ बड़े बड़े पेड़ और जंगली झाड़ियां नजर आ रही थी। पुल के पास पहुंचते ही उन्हें दूर से हल्की सी रोशनी दिखाई दी। वो सफेद साड़ी वाली औरत का भूत था जो उस रोशनी में खड़ी थी। उसके चेहरे पर एक भयानक संतोष था, जैसे वो सदियों से वहीं खड़ी होकर उन्हीं का इंतजार कर रही थी। राधिका ने पुल के किनारे खड़े होकर चारों तरफ देखा। वहां नीचे एक गहरी खाई थी जिसमें से डरावनी हवाओं की आवाजें आ रही थी। औरत ने धीमी मगर भयानक आवाज में कहा, ये वही जगह है जहां से मुझे धकेल दिया गया था। अब तुम्हें भी उसी तरह कूदना होगा जैसा मैं कूदी थी। राधिका एक पल के लिए सहम गई, लेकिन उसे याद आया कि रमेश की जिंदगी उसके इस कदम पर टिकी हुई है। उसने अपनी आंखें बंद की और खुद को संभाला। तभी मोहन ने उसे रोका। राधिका जी, ये तो पागलपन है। आप मर जाएंगे और फिर कुछ भी नहीं बचेगा। राधिका ने मोहन की ओर देखा। उसकी आंखों में आंसू थे, पर वो वहीं खड़ी हुई थी। अगर मैं मर भी जाऊं तो भी रमेश को बचाना मेरी आखिरी कोशिश होगी। तभी एक जोरदार हवा का झोंका आया। औरत ने अपने हाथों को उठाया और आकाश में जोर से चीख लगाई। हवा और भी भयानक हो गई और राधिका को ऐसा महसूस हुआ कि उसके पैरों के नीचे की जमीन खिसक रही है। मोहन पीछे हट गया और राधिका अकेली खाई की ओर बढ़ने लगी। जैसे ही राधिका ने पुल के किनारे पैर रखा, अचानक पुल के नीचे से एक अजीब सी गहरी आवाज सुनाई दी। राधिका ने नीचे झांका और उसकी रूह कांप गई। नीचे खाई में सैकड़ों आत्माएं हाथ फैलाए हुए उसे अपनी ओर खींचने की कोशिश कर रही थी। उनकी आंखें गड्ढे जैसी खाली थी और उनके चेहरों पर डरावनी हंसी थी। वो सभी राधिका का इंतजार कर रही थी। राधिका के पैर अब भी पुल के किनारे थे और उसके कदम खाई में गिरने वाले थे। तभी उसे रमेश की आवाज सुनाई दी, राधिका। वो पीछे मुड़ी और देखा कि रमेश, जो अब तक बेहोश था लेकिन अब वो गाड़ी के पास खड़ा हुआ था। उसकी आंखें अब खुली थी, लेकिन उसके चेहरे पर अजीब सी पीड़ा थी। ऐसा लगा जैसे कि वो किसी अजीब और गहरे दर्द से गुजर रहा हो। राधिका ने जोर से कहा, रमेश, मैं तुम्हें बचाने आई हूं। लेकिन रमेश ने चिल्लाकर कहा, नहीं राधिका, मत करो। यह आत्मा तुम्हारे साथ धोखा कर रही है। अगर तुम यहां से कूद गई तो वो तुम्हारी आत्मा को भी अपने साथ ले जाएगी और मैं भी मर जाऊंगा। राधिका का दिमाग अब एकदम से काम करना बंद हो चुका था। वो समझ नहीं पा रही थी कि कौन सच बोल रहा है, रमेश या वो औरत। तभी सफेद साड़ी वाली औरत अचानक राधिका के पास आ गई और उसने कानों में कुछ फुसफुसाया। उसकी बात मत सुनो, उसे तो मैंने पहले ही अपने वश में कर लिया है। अगर तुम मेरी बात मानोगी तो मैं उसे आजाद कर दूंगी। राधिका की उलझन अब और बढ़ चुकी थी। वो क्या करे, किसकी बात माने। उसका दिल जोर से धड़क रहा था। तभी उसने कुछ ऐसा देखा जिसने सब कुछ बदल दिया। औरत के पीछे से एक दूसरी आकृति उभरने लगी। एक छोटी सी लड़की की शायद वो थी। वो लड़की उसी औरत की तरह दिख रही थी, लेकिन मासूम और शांत थी। लड़की ने राधिका की ओर देखा और कहा, ये मेरी माँ की आत्मा है जिसे कभी सुकून नहीं मिला। उसे धोखा दिया गया था और अब वो सभी को सजा दे रही है। पर सच्चाई ये है कि वो खुद भी इस पीड़ा से आज़ाद होना चाहती है। राधिका ने लड़की की बात पर विश्वास किया। उसने सफ़ेद साड़ी वाली औरत की ओर देखा और कहा, तुम्हें माफ़ी मिल सकती है। अगर तुम खुद को माफ़ कर दो, तुम अपनी बेटी को वापस पाओगी। लेकिन
तुम्हें अपनी आत्मा को शांति देनी होगी। औरत के चेहरे पर एक पल के लिए दर्द उभर आया। उसकी लाल आंखों से आंसू बहने लगे और वो धीरे धीरे शांत हो गई। उसके हाथ से रमेश की आत्मा का बंधन टूट गया। औरत की आत्मा अब धीमी हो गई और उसकी जगह वो मासूम लड़की खड़ी थी। राधिका ने चैन की सांस ली। रमेश अब होश में आ चुका था और मोहन भी राहत महसूस कर रहा था। लेकिन तभी लड़की ने राधिका से कहा, अब तुम जा सकती हो, लेकिन इस जगह को हमेशा के लिए छोड़ दो। यहाँ फिर कभी मत आना, क्योंकि अब भी बहुत कुछ बाकी है जो शायद कभी नहीं बदलेगा। राधिका ने रमेश का हाथ थामा और मोहन के साथ गाड़ी में बैठ गई। वो तीनों अब उस डरावने हाईवे को हमेशा के लिए छोड़ रहे थे, लेकिन उनके दिलों में उस रात की यादें शायद मरते दम तक जिंदा रहेगी। दोस्तों, हमारी अगली कहानी उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव नगला की है। नगला गांव बहुत ही शांत और सामान्य था, लेकिन उसके बारे में एक बात जो हर कोई जानता था वो ये थी कि गांव के बाहर स्थित एक पुरानी खंडरनुमा कुटिया, जिसे लोग चमेली की कुटिया के नाम से जानते थे। गांव के बुजुर्ग बताते थे कि वहां कभी एक औरत रहती थी जिसका नाम चमेली था। लेकिन चमेली कोई साधारण औरत नहीं थी। वो काली विद्या यानी कि काले जादू की साधिका थी। चमेली एक समय गांव की सबसे खूबसूरत और सम्मोहक महिला थी, लेकिन जब उसके पति की रहस्यमयी मौत हो गई तो उसके जीवन ने एक अजीब मोड़ ले लिया। कहते हैं कि उसने शमशान और जंगलों में जाकर तांत्रिक साधना शुरू कर दी। धीरे धीरे गांव में अजीब घटनाएं घटने लगी। गांव के मवेशी बिना किसी कारण मरने लगे, बच्चों को बुरी नजर लगने लगी और कई लोग रहस्यमय बीमारियों से मरने लगे। गांव के लोग चमेली को दोषी मानने लगे, क्योंकि उसकी कुटिया से रात में अजीब सी रोशनी और तंत्र मंत्र की आवाज़ें सुनाई देती थी। जब गांव वालों ने उससे सवाल करने की कोशिश की तो वो हंसते हुए कहती, जिसे मैं चुन लूंगी उसका भाग्य मेरे हाथ में होगा। एक रात गांव में भयानक तूफान आया। लोग अपने अपने घर में दुबके हुए थे, जब अचानक चमेली की कुटिया से काली धुएं की लहरें उठने लगी। गांव के कुछ लोग जो जिज्ञासा के मारे बाहर निकले, उन्होंने देखा कि चमेली अपनी कुटिया के बाहर खड़ी थी और उसके आसपास कई अजीब परछाइयाँ हवा में तैर रही थी। ये परछाइयाँ इंसानी नहीं थी। वे गांव वालों की ओर बढ़ने लगी। डर के मारे गांव वाले वापस अपने घरों की ओर भागे। अगले दिन गांव के कुछ लोग अचानक लापता हो गए। जिनके घर वालों ने उन्हें ढूंढने की कोशिश की तो वो भी किसी अजीब बीमारियों की वजह से मरने लगे। गांव के बड़े बुजुर्गों ने माना कि चमेली ने उन पर काला जादू कर दिया है। डर और अंधविश्वास से घिरे गांव वालों ने मिलकर एक तांत्रिक को बुलाने का फैसला किया, जो इस काले जादू से गांव को बचा सके। एक दिन एक प्रसिद्ध तांत्रिक बाबा अघोरनाथ गांव में आया। बाबा ने गांव वालों से कहा कि चमेली ने गांव में बुरी आत्माओं को बुला लिया है और उसे रोकना बेहद ज़रूरी है, नहीं तो पूरा गांव तबाह हो जाएगा। उन्होंने गांव वालों को ये भी बताया कि चमेली की शक्ति अब इतनी बढ़ चुकी है कि वह खुद इंसानों के जीवन पर नियंत्रण कर सकती है। बाबा ने एक अनुष्ठान करने का निर्णय लिया, जिसके लिए उसे चमेली की कुटिया के पास जाना था। बाबा ने चेतावनी दी कि यह बेहद खतरनाक होगा, क्योंकि चमेली अब पूरी तरह से बुरी शक्तियों के वश में थी। रात का समय था और गांव में एक अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था। बाबा अघोरनाथ कुछ गांव वालों के साथ तंत्र मंत्र की सामग्री लेकर चमेली की कुटिया की ओर बढ़े। जैसे ही वे कुटिया के पास पहुंचे, उन्हें चारों ओर से ठंडी हवाओं के झोंके
महसूस होने लगे। कुटिया के दरवाजे के बाहर लाल रंग का एक अजीब निशान बना हुआ था, जो स्पष्ट रूप से किसी तांत्रिक अनुष्ठान का प्रतीक था। बाबा ने गांव वालों को कुटिया से दूर रहने को कहा और खुद अंदर चले गए। जैसे ही बाबा कुटिया के अंदर गए, उन्होंने देखा कि वहां एक बड़ा काले रंग का त्रिकोण बना हुआ था, जिसके बीच में चमेली बैठी थी। उसके सामने कई इंसानी खोपड़ियां रखी हुई थी और उसके चारों ओर अजीब सी बुरी आत्माएं तैर रही थी। चमेली ने अपनी आंखें खोली, जो अब बिल्कुल सफेद थी। उसने बाबा की ओर देखा और हंसते हुए कहा, तू मुझे रोकने आया है ना? तेरे जैसे कई आए और चले गए। अब मेरी शक्ति अजय है। बाबा ने अपने मंत्रों का उच्चारण शुरू किया, लेकिन चमेली ने जोर से चिल्लाकर उन पर हमला कर दिया। बाबा के शरीर पर कई जगह पर गहरे घाव हो गए, लेकिन बाबा ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपनी तांत्रिक शक्तियों से चमेली को जकड़ने की कोशिश की। दोनों के बीच एक भीषण संघर्ष शुरू हो गया। कुटिया के बाहर खड़े गांव वाले बाबा की चीखें सुनकर डर गए थे। कुटिया के अंदर की स्थिति और भी भयानक हो रही थी। बाबा ने चमेली की आत्मा को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन तभी चमेली ने एक भयंकर मंत्र का उच्चारण किया और अचानक कुटिया में अंधकार छा गया। बाबा की चीख गूंजने लगी और फिर सब कुछ शांत हो गया। कुछ देर बाद गांव वाले हिम्मत जुटाकर कुटिया के अंदर गए, लेकिन वहां ना तो बाबा थे और ना ही चमेली। कुटिया बिल्कुल सुनसान और वीरान पड़ी हुई थी, लेकिन उसके बीच में वही काला त्रिकोण बना हुआ था और उससे अब भी एक भयानक ऊर्जा निकल रही थी। गांव वाले समझ गए थे कि बाबा हार चुके थे और चमेली अब कहीं और जाकर अपने काले जादू का खेल जारी रखेगी। कुछ ही दिनों बाद नगला गांव में अजीब घटनाएं और तेज हो गई। लोग एक एक करके बीमार पड़ने लगे और फिर रहस्यमय तरीके से मरने लगे। गांव अब पूरी तरह से वीरान हो गया था। लोग वहां से पलायन करने लगे और धीरे धीरे गांव पूरी तरह से खाली हो गया। कहते हैं कि जो भी उस कुटिया के पास गया वो कभी वापस नहीं लौटा, और जो लोग वहां से बच निकले उन्होंने गांव को छोड़कर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। आज भी उस जगह को लोग दूर से देखते हैं, लेकिन वहां जाने की हिम्मत कोई नहीं करता। कुटिया कई सालों तक वहीं खड़ी रही और लोग उसके पास जाने से डरते कतराते, और कई लोग कहते कि उसके अंदर कुछ आत्माएं अब भी कैद है और चमेली उसका कोई पता नहीं। लेकिन हाँ, लोगों का ये भी कहना था कि हो ना हो उसकी आत्मा भी वहीं है और वो शायद अब भी काला जादू कर रही है। तो दोस्तों, अब बढ़ते हैं अगली कहानी की ओर। दोस्तों, हमारी अगली कहानी एक गांव की है। हम उस गांव का नाम तूफानपुर रख देते हैं। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। तूफानपुर नाम का एक छोटा सा गांव था, जो चारों ओर से घने जंगलों और पहाड़ियों से घिरा हुआ था। यह गांव सालों से एक रहस्य और खौफ का केंद्र बना हुआ था। गांव के बड़े बुजुर्ग कहते थे कि यहाँ कभी एक भयानक तूफान आया था और उसी के बाद इस गांव को तूफानपुर कहकर बुलाया जाता था, जिसने गांव के आधे हिस्से को तबाह कर दिया। तब से उस हिस्से में कोई नहीं जाता, क्योंकि वहां से लौटकर कोई भी वापस नहीं आया। गांव के कुछ लोग तो उसे मृत्यु भूमि के नाम से जानते थे। कई सालों बाद गांव में कुछ अजीब सी घटनाएं होने लगी। रात के समय लोगों को अपने घरों के बाहर किसी के चलने की आवाजें सुनाई देती, जबकि बाहर कोई नहीं होता था। कई बार रात में किसी बच्चे की रोने की आवाज सुनाई देती, लेकिन जब लोग बाहर जाकर देखते तो वहां कुछ भी नहीं मिलता। और जो सबसे ज्यादा खौफनाक था,
वो था उस मृत्यु भूमि से आती रहस्यमयी लाल रोशनी जो हर अमावस्या की रात गांव में फैल जाती। गांव के लोग इन घटनाओं से डरे हुए थे, लेकिन गांव के कुछ युवा लड़कों को इन सब में रोमांच नजर आया। इनमें से एक था विजय, जो हमेशा से इन रहस्य को सुलझाने की कोशिश में लगा रहता था। विजय के दोस्त सूरज, मनोज और दीपक भी उसकी इस जिज्ञासा में उसके साथ थे। एक रात विजय ने अपने दोस्तों से कहा, हमें उस मृत्यु भूमि पर जाकर देखना चाहिए कि वहां आखिर है क्या। सालों से किसी ने हिम्मत नहीं की, लेकिन अगर वहां कुछ भी नहीं है तो हम इस डर से हमेशा के लिए छुटकारा पा सकते हैं। सूरज और मनोज ने तुरंत मना कर दिया, लेकिन दीपक ने विजय का साथ देने का फैसला किया। उन्होंने तय किया कि अमावस्या की रात को जब लाल रोशनी दिखाई देगी तो वो मृत्यु भूमि की ओर जाएंगे और जानेंगे कि असल में वहां क्या छुपा है। अमावस्या की रात गांव पर धीरे धीरे काली छाया छा गई। विजय और दीपक ने अपने बैग में टॉर्च, कुछ खाने पीने की चीजें और एक पुराना नक्शा लिया, जिसमें मृत्यु भूमि का रास्ता दिखाया गया था। आधी रात को जब पूरा गांव सो रहा था, वो दोनों अपने घरों से चुपचाप निकले और मृत्यु भूमि की ओर चल दिए। जंगल के रास्ते से गुजरते हुए उन्हें चारों ओर अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगी, जैसे किसी के कर्राने की है, किसी के पैरों के घिसटने की। दीपक ने एक पल रुककर विजय से कहा, यार मुझे ये सब ठीक नहीं लग रहा, क्या हमें वापस चलना चाहिए? लेकिन विजय, जो हमेशा से रहस्य सुलझाने के लिए उत्साहित रहता था, बोला, डर मत दीपक, ये सब सिर्फ हमारा भ्रम है। हम अब बहुत करीब है। हम आज कुछ न कुछ तो पता लगा कर ही रहेंगे। जैसे ही वो दोनों मृत्यु भूमि में दाखिल हुए, हवा अचानक से तेज हो गई, पेड़ जोर जोर से हिलने लगे और आसपास की हरियाली एक अजीब सन्नाटे में डूब गई। दीपक की टॉर्च अचानक बंद हो गई और उन्होंने महसूस किया कि चारों ओर गुप्त अंधेरा था। तभी उनकी आंखों के सामने वही लाल रोशनी चमकने लगी जो गांव से दिखती थी। रोशनी की दिशा में बढ़ते हुए वो एक पुराने खंडरनुमा घर तक पहुंचे। घर की दीवारों पर अजीब अजीब निशान बने हुए थे, जैसा किसी ने वहां से भागने की कोशिश की हो। विजय ने घर का दरवाजा खोला और अंदर का दृश्य देखकर उसकी सांसें थम गई। कमरे में बीचों बीच एक लकड़ी की कुर्सी पर एक बूढ़ी औरत बैठी थी। उस गांव में या उस मृत्यु भूमि में किसी भी घर में कोई नहीं रहता था, लेकिन ये औरत यहाँ पर, और वो भी अकेले। उसका चेहरा बहुत ज्यादा डरावना था, झुर्रियों से भरा हुआ था और उसकी आंखें बिल्कुल सफेद थी। उसकी आंखों की पुतलियां भी बिल्कुल सफेद नजर आ रही थी, जैसे उसमें जान ही ना हो। दीपक ने घबराकर विजय का हाथ पकड़ा और फुसफुसाते हुए कहा, ये कौन है? ये तो जिंदा भी नहीं लग रही। तभी बूढ़ी औरत की गर्दन धीरे धीरे मुड़ी और उसने अपने सफेद खाली आंखों से विजय और दीपक को घूरा और फिर उसने धीमी मगर भयानक आवाज में कहा, तुम यहाँ क्यों आए हो? यहाँ आने वाले कभी वापस नहीं जाते। ये सुनकर दीपक तो कांपने लगा डर से। विजय ने हिम्मत करके उससे पूछा, पहले ये बताओ तुम कौन हो और ये जगह क्या है? बूढ़ी औरत ने अपने ठंडे कांपते हुए हाथों से अपने चेहरे को छुआ और बोली, मैं वही हूँ जिसने उस तूफान की रात अपनी पूरी जिंदगी खो दी। यहाँ सब कुछ मर चुका है, लेकिन मैं अब भी जिंदा हूँ इस श्राप के साथ। उसने धीरे धीरे अपनी कहानी सुनानी शुरू की। उसने बताया कि कई साल पहले जब गांव में भयानक तूफान आया था,
तब गांव के कुछ लालची लोग खजाने की तलाश में इस जगह पर आए थे, लेकिन उन्होंने गलती से एक प्राचीन राक्षसी आत्मा को जगा दिया था। उस आत्मा ने पूरे गांव पर श्राप डाल दिया और उन सभी लोगों को अपनी गिरफ्त में ले लिया। तभी से इस जगह पर अजीब घटनाएं होते रहती है और जो भी यहाँ आता है वो इस आत्मा के जाल में फंस जाता है। विजय और दीपक अब बुरी तरह डर चुके थे। विजय ने कहा, हमें यहाँ से तुरंत निकल जाना चाहिए। जैसे ही वे घर से बाहर निकलने लगे, दरवाजा अपने आप एक आवाज करते हुए बंद हो गया। चारों ओर अजीब सी फुसफुसाहटें गूंजने लगी और हवा में अजीब सी गर्माहट महसूस होने लगी। अचानक घर की दीवारों से कई काले साए उभरने लगे। वो साए हवा में तैरते हुए उनकी ओर बढ़ रहे थे। उनकी आंखें जलती हुई अंगारे जैसी थी और उनके चेहरे पर अजीब सी डरावनी हंसी। कुछ के चेहरे तो इतने चौड़े होकर हंस रहे थे कि उनके सफेद बड़े नुकीले दांत बिल्कुल साफ नजर आ रहे थे। दीपक ने जोर से चिल्लाया, विजय, भाग यहां से जल्दी। दोनों ने भागने की कोशिश की, लेकिन काले साए उनके रास्ते में आने लगे। विजय और दीपक ने अपनी पूरी ताकत से दौड़ने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उन्होंने मृत्यु भूमि से बाहर निकलने का रास्ता देखा, जमीन उनके पैरों के नीचे से फिसलने लगी। विजय ने देखा कि दीपक अचानक हवा में ऊपर उड़ गया और एक भयानक चीख के साथ खींच लिया गया। दीपक के शरीर से एक काली धुंध निकल रही थी जो उसकी आत्मा को निगल रही थी। विजय ने दीपक को बचाने की कोशिश की, लेकिन तभी वो बूढ़ी औरत फिर से प्रकट हुई और उसने कहा, अब तुम्हारा भी समय आ गया है। विजय ने पूरे जोर से चिल्लाया और भागने की कोशिश की, लेकिन काले साए उसे भी घेरने लगे। उसकी आंखों के सामने धुंधली परछाई नाचने लगी और उसकी सांसें रुकने लगी। एक पल के लिए उसे महसूस हुआ कि उसकी आत्मा भी शरीर से अलग हो रही है। अगली सुबह गांव के लोग विजय और दीपक को ढूंढने निकले, लेकिन उन्हें केवल टूटी फूटी गाड़ी मिली जो मृत्यु भूमि के पास खड़ी थी। गांव के लोगों ने और अंदर जाकर उन्हें ढूंढने का प्रयास किया। तभी वहां विजय तो मिल गया, लेकिन दीपक का कोई पता नहीं चला। विजय ने सारी घटना गांव वालों को बताई और फिर अगले 3 दिन में विजय भी मारा गया। दीपक आज कहाँ है कोई नहीं जानता। उसकी मौत हुई या नहीं हुई इस बात का भी किसी को नहीं पता, लेकिन हाँ, अब गांव वालों के मन में इस बात का डर हमेशा से बस गया। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की सभी कहानियाँ। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को पसंद आई होगी। दोस्तों, इनमें से जो भी कहानी आप लोगों को अच्छी लगी हो उसके बारे में नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलना। चैनल पर नए हो बिना सब्सक्राइब किए मत जाना। मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में।